गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन समय भारत का संवैधानिक विकास, और आज अपन बात करेंगे ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित करने के लिए लाए गए सबसे अंतिम अधिनियम की। सबसे अंतिम इसलिए कह रहा हूं कि इसके पश्चात एक अधिनियम आया था 1947 का, लेकिन वो अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और उसके माध्यम से भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। भारतीय शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया ये अंतिम अधिनियम था। और आपको यह भी ध्यान होगा कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो गया था 26 जनवरी 1950 तक, भारत का शासन इसी अधिनियम के माध्यम से चलता रहा। एक सत्यता यह भी है कि भारत का जो नया संविधान बनकर लागू हुआ 1950 में, उसमें बहुत सारी बातों को इसी अधिनियम से लिया गया है। आज अपन इस अधिनियम के बारे में कुछ खास बातें करते हैं। पहली बात ये कि ये अधिनियम प्रस्तावना रहित अधिनियम था, यानी कि इसमें प्रस्तावना नहीं थी। प्रस्तावना क्यों नहीं थी? इससे पहले 1919 के अधिनियम के संदर्भ में अपने जो बात की थी, उसमें यह कहा गया कि ये पहला अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना शामिल की गई, और 1919 की अधिनियम की प्रस्तावना जो थी, उस प्रस्तावना को 1935 के अधिनियम में भी जोड़ दिया गया, शामिल कर दिया गया, यानी कि अलग से कोई नवीन प्रस्तावना नहीं लगाई गई। दूसरी बात, ये अधिनियम अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था। सबसे लंबा इसलिए कहा गया कि इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 321 थे, 14 अध्याय थे इस अधिनियम में, 14 अध्याय, और साथ ही साथ इस अधिनियम में 10 परिशिष्ट भी थे। अब तक के जितने भी अधिनियम ब्रिटिश शासन के द्वारा पारित किए गए, उन अधिनियमों में ये सबसे बड़ा था। कुल 321 अनुच्छेद, 14 अध्याय और 10 परिशिष्ट को इस अधिनियम में शामिल किया गया था। एक खास बात यह कि इस अधिनियम से जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी, केंद्रीय व्यवस्थापिका, या हम यूं कहे कि केंद्रीय संसद, उस संसद में भी विस्तार किया गया, यानी कि उसकी सदस्य संख्या में इजाफा किया गया। और यहां पर इससे पहले याद करो आप, 1919 के अधिनियम के संदर्भ में बात की, जो केंद्रीय विधानमंडल था उसके 2 सदन थे, एक को विधान परिषद कहा गया, एक को विधानसभा, लेकिन यहाँ पर इनका नाम बदला गया। जो उच्च सदन था उसको राज्य परिषद कहा गया, जैसे कि आज के समय में राज्यसभा है, उस समय 1935 के अधिनियम में इसको राज्य परिषद कहा गया। और जो आज लोकसभा है, उसी प्रकार से जो निम्न सदन था उसको इस अधिनियम में संघीय सभा कहा गया, और इन दोनों का भी विस्तार किया गया। दूसरी बात, इस अधिनियम में न केवल केंद्रीय बल्कि जो राज्य विधानमंडल थे, उन राज्य विधानमंडलों में भी विस्तार किया गया, राज्य विधानमंडल में। और इस अधिनियम के माध्यम से 6 राज्य ऐसे बनाए गए जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, 6 राज्यों में। और ये जो विधानमंडल बनाए गए थे, इनमें 2 नाम रखे गए। जो उच्च सदन था उनको विधान परिषद कहा गया, और जो निम्न सदन था उनको विधानसभा कहा गया। जो 1919 के अधिनियम तक ये जो नाम है केंद्रीय विधानमंडल के हुआ करते थे, उनको यहाँ पर राज्य विधानमंडल में स्थापित किया गया, यानी कि इनको विधान परिषद और विधानसभा कहा गया। या इस समय तक 1919 के अधिनियम की बात करें तो भारत में 9 राज्य थे, लेकिन 1935 के अधिनियम में भारत में राज्यों की संख्या बढ़कर हो गई 11। 2 नए राज्य बनाए गए, और उन राज्यों में 6 राज्य ऐसे थे जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, विधान परिषद भी और विधानसभा भी। और बाकी जो 5 राज्य थे वहां पर एक सदनीय विधानमंडल रखा गया, यानी कि सिर्फ विधानसभा। और ये जो विधानमंडल बनाए गए, इनकी सदस्य संख्या में भी काफी बड़ा इजाफा किया गया, इनकी सदस्य संख्या में विस्तार किया गया। जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम से जो लागू की गई थी, वो इस अधिनियम में समाप्त कर दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई, और उस द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र में लागू कर दिया गया। यानी प्रांतों में तो ये सफल हुई भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसको प्रांतों से हटाकर केंद्र में स्थापित किया गया। इस अधिनियम की एक खास बात यह थी कि भारत में इस अधिनियम के माध्यम से संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। संघात्मक शासन व्यवस्था, और इस संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए कहा गया
कि संघात्मक शासन में एक तो ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे, मैंने भी आपको बताया कि प्रांतों की संख्या इस समय तक 11 थी, ब्रिटिश भारत के प्रांत शामिल होंगे। साथ ही इसमें जो देशी रियासतें थी वो देशी रियासतें भी इस संघात्मक शासन व्यवस्था में शामिल होगी। और एक बात और कहेगी, जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रांत थे, चीफ कमिश्नरी याद रखिएगा, चीफ कमिश्नरी कहा गया, जैसे आज अपन कहते हैं केंद्र शासित क्षेत्र, उस समय इसको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता, इनको भी इस संघ राज्य में शामिल करने की बात कहेगी। एक और खास बात है इस अधिनियम की कि भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई इस अधिनियम के माध्यम से। सर्वोच्च न्यायालय, जिसको उस समय फेडरल न्यायालय कहा गया, इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी और इसके माध्यम से भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उसके दिन उच्च न्यायालय आदि की व्यवस्था, यानी कि एक प्रकार से न्यायिक ढांचा स्थापित करने की कोशिश इस अधिनियम के माध्यम से की गई। ये इस अधिनियम की उस मोटी बातें थी जो इस अधिनियम को एक विशेष बनाती है। हम इसका और विस्तार देंगे, अभी इसको विस्तार से अपन बात करेंगे। आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरुआत करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम विस्तार के साथ। चलिए अपन विस्तार से शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, इसके मुख्य प्रावधानों की चर्चा करें। मैंने आपको अभी बताया था कि ये अधिनियम ऐसा अधिनियम था जो प्रस्तावना रहित अधिनियम था। क्योंकि प्रस्तावना रहित अधिनियम इसलिए कहा गया कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में जिस प्रस्तावना का उल्लेख किया गया था, या 1919 के अधिनियम में जो प्रस्तावना जोड़ी गई थी, उसी प्रस्तावना को 1935 के अधिनियम में शामिल कर दिया गया। अलग से इस अधिनियम के लिए कोई नवीन प्रस्तावना का समावेश नहीं किया गया या कोई नवीन प्रस्तावना शामिल नहीं की गई। कोई भी प्रस्तावना के संदर्भ में कोई भी नया शब्द इसमें शामिल नहीं था, इसलिए इसको प्रस्तावना रहित अधिनियम कहा गया। 1919 की अधिनियम की प्रस्तावना को ही इसमें जोड़ दिया गया था। दूसरा, ये अब तक का सबसे लंबा प्रलेख था, मतलब अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था। इतना लंबा अधिनियम भारतीय शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश शासन के द्वारा कभी भी किसी भी रूप में स्थापित नहीं किया गया था। यह अधिनियम अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था। इसमें 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 परिशिष्ट थे। आज जो वर्तमान का संविधान है, जो 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग शामिल है और 5 परिशिष्ट भी उसमें है। लेकिन ये जो 1935 का अधिनियम था, इसमें 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 परिशिष्ट थे। यानी कि अगर देखा जाए तो ये आज़ादी से पहले तक का ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया भारत के लिए सबसे लंबा अधिनियम था। 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 परिशिष्ट को इसमें शामिल किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन, याद होगा आपको 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और 1935 के अधिनियम के मार्फत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। इस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई और प्रांतों की द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। केंद्र सरकार की कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में दी गई। गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाता था और केंद्र सरकार की जो कार्यकारिणी शक्तियां थी, कार्यपालिकीय शक्तियां थी, वो यहाँ पर गवर्नर जनरल के हाथ में दी गई। गवर्नर जनरल यहाँ पर नामात्र का शासक नहीं था बल्कि वास्तविक था। आज तो जैसे कि हम कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति नामात्र का शासक होता है, सारा का सारा कार्य वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब तक जो हमने व्यवस्थाएं देखी है ब्रिटिश शासन के संदर्भ में भारतीय शासन को नियंत्रित करने के लिए, उसमें गवर्नर जनरल के हाथ में वास्तविक शक्तियां हुआ करती थी और वो वास्तविक रूप में ही इनका प्रयोग अपने मंत्रियों के माध्यम से, अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से किया करता था। संघ के प्रशासन के विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित व हस्तांतरित। यही 1919 के अधिनियम में किया गया था जब प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। वहां पर भी
विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक को आरक्षित विषय कहा गया, एक को हस्तांतरित विषय कहा गया। और यहाँ पर जो इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में जो द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी उसमें भी यहाँ पर विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय मात्र 4 थे, जिनमें विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, जनजातीय मामले और चर्च संबंधी विषयों को रखा गया। यानी कि जो दो भागों में विषयों का डिवाइडेशन या विभाजन किया गया था उनमें आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषय की श्रेणी रखी गई। और आरक्षित विषय मात्र 4 थे, जिनमें एक तो विदेशी मामले, दूसरा प्रतिरक्षा संबंधी मामले, तीसरा जनजातीय मामले और चौथा चर्च संबंधी मामले। 4 विषयों को आरक्षित विषयों का नाम दिया गया। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपने 3 सदस्यीय कार्यकारिणी के माध्यम से चलाता था। ये सदस्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। याद रखिएगा, ये जो आरक्षित विषय थे जो 4 थे, इन विषयों का प्रशासन का पूरा जिम्मा गवर्नर जनरल के हाथ में था। और गवर्नर जनरल इन 4 विषयों को संचालित करने के लिए उसके पास 3 सदस्यीय कार्यकारिणी थी। और इन कार्यकारिणी के माध्यम से, इस 3 सदस्यीय कार्यकारिणी के माध्यम से गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों को चलाता था। और ये जो कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे, ये किसी भी रूप में विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। यानी कि विधानमंडल, केंद्र की बात करें अपन, केंद्र में विधानमंडल इनको हटाने का अधिकार नहीं रखता था। हटाने का इसलिए नहीं रखता था क्योंकि वो उसके प्रति उत्तरदायी ही नहीं थे। और उत्तरदायी नहीं होने के कारण से केंद्रीय विधानमंडल इनके प्रति कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती। शेष सभी 55 विषय हस्तांतरित विषयों की श्रेणी में रखे गए। यानी कुल मिलाकर 59 विषय थे। केंद्रीय विषय कितने माने गए? 59। 4 विषय को कहा गया आरक्षित विषय और 55 विषयों को कहा गया हस्तांतरित विषय। तो बाकी जो विषय थे 4 को आरक्षित श्रेणी में और बाकी को 55 विषयों को हस्तांतरित श्रेणी में रखा गया। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों की सहायता से चलाता था। यानी कि जो 4 विषय थे उनको गवर्नर जनरल अपनी 3 सदस्यीय कार्यकारिणी के माध्यम से चलाता था। और जो हस्तांतरित विषय थे, इन विषयों को, 55 विषयों को गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों की सहायता से चलाता था। इन मंत्रियों की नियुक्ति विधानमंडल के सदस्यों में से की जाती थी, तो विधानमंडल के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। यानी कि जो मंत्री बनने थे, जो गवर्नर जनरल के मंत्री हुआ करते थे, जिनको 55 विषयों का, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन चलाना था, वो सारे के सारे व्यक्ति मंत्री परिषद के या मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे, यानी मंत्री हुआ करते थे। और मंत्री विधानमंडल के सदस्य होते थे, यानी मंत्रियों के लिए विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य था। और मंत्री इन 55 विषयों के कार्य संचालन के लिए पूरी तरह से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। यानी कि इनको जो जवाब था वो विधानमंडल को देना होता था और विधानमंडल इनको इस जवाबदेही के कारण से, इस उत्तरदायित्व के कारण से पद से भी हटा सकता था। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार, प्रांतीय मतलब राज्य विधानमंडलों का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के तहत 6 प्रांतों बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत व असम में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का गठन किया। भारत में पहली बार 1935 के अधिनियम के माध्यम से 6 ऐसे राज्य थे जिनमें द्विसदनीय विधानमंडलों की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के माध्यम से। यानी कि यहाँ पर विधानमंडल के 2 सदन होंगे। और ये राज्य कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत व असम। और ये उस समय के 1935 के समय के भारत के सबसे बड़े प्रांत थे, भारत के सबसे बड़े राज्य थे। और इन राज्यों में एक प्रकार से द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना, यानी 2 सदनों की स्थापना यहाँ पर की गई। प्रांतों में ऊपरी सदन को विधान परिषद तथा निम्न सदन को विधानसभा का नाम दिया गया। याद रखिएगा, अब तक ये नाम केंद्र में जो विधानमंडल हुआ करते थे उसके थे, विधान परिषद और विधानसभा। और यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। प्रांतों के जो विधानमंडल स्थापित किए गए और जहाँ 2 सदन थे वहाँ पर उनका नाम क्रमशः विधान परिषद और विधानसभा कहा गया। ऊपरी सदन या जिसे हम द्वितीय सदन भी कहते हैं उसको विधान परिषद कहा गया। और निम्न सदन या जिसे हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं उसको विधानसभा का नाम दिया गया। और याद रखिएगा, वर्तमान में भी यही नामकरण है। यानी कि आज़ाद भारत के पश्चात भी राज्यों के जो विधानमंडल है,
जहां पर 2 सदन है, उनमें उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है और निम्न सदन को विधान सभा कहा जाता है। 1935 में भी यही नाम इनको दिए गए थे। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। आज भी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, अगर समय से पहले भंग नहीं की जाती है विधानसभा तो वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहती है। 1935 के अधिनियम के माध्यम से भी इस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। विधान परिषद को स्थायी सदन बनाया गया, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त होने थे। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था और विधान परिषद एक स्थायी सदन बनाया गया और इस स्थायी सदन के लिए यह कहा गया कि 1/3 सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसका तात्पर्य ये निकलता है, जब 1/3 सदस्य अगर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त होने हैं तो इसका मतलब है कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, ये स्थायी सदन है, सदन का कार्यकाल नहीं बता रहा हूं मैं, सदस्य का बता रहा हूं, सदस्य का कार्यकाल 9 वर्ष हो गया है। यहां पर जो विधान परिषद की स्थापना की गई उसके सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष किया गया और प्रत्येक तीसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होने थे प्रत्येक तीसरे वर्ष। आज ये स्थिति है, हमारी जो राज्यसभा है या जो विधान परिषद होती है उसमें 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं। क्योंकि 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पश्चात होंगे तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष हुआ सदस्य का कार्यकाल, और यहां पर 1/3 सदस्य तीसरे वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होने हैं तो इसका मतलब एक सदस्य का कार्यकाल 9 वर्ष हो गया। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष यदि वो समय से पहले भंग नहीं किए जाते, और विधान परिषद स्थायी सदन है उसके सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष हो गया और प्रत्येक तीसरे वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होने थे। प्रांतों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की गई, यानी कि प्रांतों की जो विधानसभा थी उस विधानसभा की सदस्य संख्या में भी यहाँ पर वृद्धि की गई थी। कैसे? असम की संख्या 108, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 50। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में बता दूं कि जो अफगानिस्तान से लगता हुआ, वर्तमान में अफगानिस्तान से लगता हुआ जो पाकिस्तान का भाग है जिसकी राजधानी पेशावर आज, वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहलाता था आज़ाद भारत से पहले। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की संख्या 50, उड़ीसा की 60। एक बात और बता दूं आपको कि इससे पहले 1919 के अधिनियम तक, 1935 का अधिनियम बनने से पहले तक बिहार और उड़ीसा दोनों एक ही हुआ करते थे। यहां पर उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और उसकी विधानसभा बनाई गई जिसकी संख्या 60 रखी गई। सिंध, इसकी संख्या 60 थी। मध्य प्रांत 112, बिहार की 152, पंजाब 175, बंबई की 175, मद्रास की 215, संयुक्त प्रांत की 228 और बंगाल की 250। ये कुल मिलाकर इस अधिनियम के लागू होने के समय भारत में प्रांतों की संख्या 11 हो गई और जिनमें 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडलों की स्थापना की गई। याद रखिएगा 1919 के अधिनियम तक भारत में प्रांतों की संख्या 9 थी और 1935 के अधिनियम में प्रांतों की संख्या 11 कर दी गई। 2 नए प्रांत इस अधिनियम के माध्यम से बनाए गए थे। सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बनाए गए, उड़ीसा को बिहार से अलग करके। इस 1935 के अधिनियम में अभी अपन ने बात की कि 1919 के अधिनियम तक 9 प्रांत थे और 1935 के अधिनियम से प्रांतों की संख्या बढ़कर 11 हो गई, यानी कि 2 नए प्रांत बनाए गए। पहला प्रांत बनाया गया सिंध, नए प्रांत के रूप में सिंध की स्थापना की गई, और एक दूसरा प्रांत बनाया गया उड़ीसा, और उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि 1919 के अधिनियम तक और 1935 के अधिनियम के लागू होने से पहले तक बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर 1935 के अधिनियम के माध्यम से उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नया प्रांत बना दिया गया और सिंध के नाम से एक नया प्रांत बनाया गया जो आज पाकिस्तान में है, और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये बात भी याद रखिएगा 1935 के अधिनियम तक बर्मा, जो कि आज म्यांमार के नाम से एक अलग और स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाता है, 1935 के अधिनियम से पहले तक बर्मा भारत का भाग हुआ करता था और ब्रिटेन के द्वारा 1935 के अधिनियम के मार्फत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि बर्मा को एक अलग स्वतंत्र और अधिराज्य की स्थापना के रूप में स्थापित कर दिया गया। प्रांतों में
मताधिकार का भी विस्तार करते हुए उसे 11% तक कर दिया गया। यानी कि जो लोगों को जो मताधिकार प्राप्त था उसमें भी यहाँ पर इजाफा किया गया, वृद्धि की गई और 11% जनसंख्या तक मताधिकार का विस्तार किया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका पूर्व अधिनियम की भांति केंद्रीय व्यवस्थापिका द्विसदनीय बनी रही। याद रखिएगा 1935 के अधिनियम में भी केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी कि केंद्रीय संसद द्विसदनीय थी। उस समय उसको विधान परिषद और विधानसभा कहा जाता था। ध्यान रखिएगा उस समय उसको विधान परिषद और विधानसभा कहा जाता है। और 1935 के अधिनियम में भी केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी कि केंद्रीय संसद द्विसदनीय बनी रही, जिसके उच्च सदन को राज्य परिषद तथा निम्न सदन को संघीय सभा कहा गया। ये तथ्य याद रखिएगा 1935 के अधिनियम में उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया और निम्न सदन को संघीय सभा कहा गया। 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ उसमें उच्च सदन को राज्यसभा कहा गया और निम्न सदन को लोकसभा कहा गया। आज राज्यसभा और लोकसभा के रूप में हमारे दो सदन है, जबकि 1935 के अधिनियम के माध्यम से दो सदन तो स्थापित किए गए थे और वहां पर उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया और निम्न सदन को संघीय सभा कहा गया। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260 निर्धारित की गई। 1935 के अधिनियम के माध्यम से जो राज्य परिषद यानी कि केंद्रीय व्यवस्थापिका का जो उच्च सदन बनाया गया था उसमें उनकी सदस्य संख्या 260 तय की गई कि राज्य परिषद में 260 सदस्य होंगे। कैसे होंगे? जिनमें से 156 प्रांतों से चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। 156 प्रांतों से चुने हुए प्रतिनिधि। कुल कितने प्रांत है? 11 प्रांतों से 156 सदस्य चुनकर आने थे। किसके लिए? राज्य परिषद के लिए। यानी कि राज्य परिषद में जो 260 सदस्य तय किए गए थे उनमें से 156 सदस्यों के लिए कहा गया कि वो कहां से आएंगे? प्रांतों से। और 156 में भी फिर डिवाइडेशन किया गया। इनमें से 6 गवर्नर द्वारा चयनित और 150 निर्वाचित होंगे। यानी कि राज्य परिषद के 260 सदस्यों में से जो 156 सदस्य प्रांतों से चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में आने थे उनमें से 6 सदस्य गवर्नर के द्वारा चयनित होंगे और बाकी 150 सदस्य निर्वाचित होंगे प्रांतों से ही। कुल मिलाकर 156 होंगे। 6 सदस्य जो गवर्नर जनरल लेगा वो भी प्रांतों से लेगा और 150 सदस्य जनता के द्वारा चुनकर आएंगे और 104 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि होने थे जिन्हें राजाओं द्वारा मनोनीत किया जाना था। ये ध्यान से देखिएगा कि 260 में से 156 आएंगे प्रांतों से और 156 में भी 150 होंगे निर्वाचित और 6 होंगे गवर्नर द्वारा चयनित। बाकी बच गए 104। ये 104 सदस्य राज्य परिषद में कहां से आएंगे? देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में, यानी कि देशी रियासतों से आएंगे। अपन ये बात कई बार भी कर चुके हैं कि उस समय तक जो भारत में करीबन 600 के आसपास देशी रियासतें हुआ करते थे और उनके कुछ निश्चित मापदंड थे और उन निश्चित मापदंडों के आधार पर 104 सदस्यों का निर्वाचन होना 104 सदस्य आने थे देशी रियासतों से। और कैसे? देशी रियासतों से कैसे आएंगे? राजाओं द्वारा मनोनीत किया जाना था, यानी कि इनका चुनाव नहीं होना था। जो 104 सदस्य देशी रियासतों से आने थे उनका चुनाव नहीं होना था, बल्कि इन सदस्यों को तय मापदंड के अनुसार वहां के राजाओं के द्वारा मनोनीत किया जाना था। तो इस प्रकार से 260 सदस्यों का एक सदन बनना था जिसे राज्य परिषद कहा गया। राज्य परिषद एक स्थायी सदन था। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष पश्चात चुने जाने थे। फिर वही बात आती है जो अपन ने इस प्रांतीय विधानमंडल के बारे में कहा। विधान परिषद के लिए कई बार यहाँ पर राज्य परिषद जो था वो एक स्थायी सदन था और इसका कोई कार्यकाल नहीं था, इसके सदस्यों का कार्यकाल था। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष पश्चात चुने जाने थे। 1/3 सदस्य तीसरे वर्ष बाद। इसका मतलब इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना हुआ? 9 वर्ष। यानी कि राज्य परिषद के सदस्य 9 वर्ष के लिए चुने जाने थे, जिनमें से 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष पश्चात रिटायर होने थे। निम्न सदन को संघीय सभा कहा गया। उच्च सदन राज्य परिषद और निम्न सदन संघीय सभा, जिसके सदस्यों की संख्या 375 निर्धारित की गई। उच्च सदन की सदस्य संख्या 260 निर्धारित की गई और निम्न सदन यानी कि संघीय सभा की सदस्य संख्या 375 निर्धारित की गई। इन सदस्यों में से 250 प्रांतों से और 125 देशी रियासतों से आने थे। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, ऊपर अपन ने बात की
राज्य परिषद के 260 सदस्य, 260 में से 156 सदस्य आने थे प्रांतों से, 156 में से 6 गवर्नर के द्वारा चयनित होने थे और 150 प्रांतों की जनता के द्वारा जो 11% मताधिकार दिया गया था उनके द्वारा निर्वाचित होने थे। फिर बाकी बचे 104 सदस्य, ये देशी रियासतों से आने थे और देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनको राजा के द्वारा मनोनीत किया जाना था। और जो दूसरा सदन था संघीय सभा की कुल सदस्य संख्या होनी थी 375 और 375 में से 250 प्रांतों से आने थे और 125 देशी रियासतों से आने थे। निम्न सदन में 83 स्थान मुसलमानों के लिए तय किए गए। याद होगा आपको 1909 का अधिनियम, 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया गया। 1919 के अधिनियम में इसमें और विस्तार किया गया और 1935 के अधिनियम से और भी विस्तारित कर दिया गया। और यहाँ पर जो संघीय सभा थी उस संघीय सभा में 83 स्थान मुसलमानों के लिए तय किए गए। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें मुसलमान ही प्रतिनिधि या उम्मीदवार हो सकते थे और मुसलमान ही मतदाता हो सकते थे, यानी कि एक प्रकार से सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। इसमें मुसलमानों के साथ साथ सिखों को, यूरोपियों को, वाणिज्य मंडलों को तो अधिकार दिया ही गया था। इस अधिनियम में इसमें विस्तार करते हुए भारतीय ईसाई, महिलाएं, जमींदार, पूंजीपति आदि को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। अब देखिए विस्तार कितना किया गया। मुसलमानों के साथ साथ सिखों को 1919 में ही दे दिया गया था, यूरोपियों को, वाणिज्य मंडलों को 1919 में दे दिया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से मुसलमान, सिख, यूरोपीय और वाणिज्य मंडल तो पहले से ही थे। इसमें भारतीय ईसाई, महिलाएं, जमींदार और पूंजीपतियों को भी प्रत्यक्ष से प्रतिनिधित्व दिया गया। बात वही थी कि जिनको भी प्रत्यक्ष से प्रतिनिधित्व दिया गया उनके लिए उम्मीदवार भी वही बनने थे और मतदाता भी वही होने थे। जैसे भारतीय ईसाइयों को प्रतिनिधित्व दिया गया तो यहाँ पर उम्मीदवार भारतीय ईसाई ही हो सकते थे और मतदाता भी भारतीय ईसाई ही हो सकते थे। महिलाओं को मताधिकार दिया गया, प्रत्येक प्रतिनिधित्व दिया गया। यहाँ पर महिलाएं ही उम्मीदवार हो सकती थी और महिलाएं ही मतदाता हो सकते थे। कहने का मतलब उनका सब कुछ ढांचा ही अलग निर्धारित किया गया। संघीय सभा यदि समय से पहले भंग नहीं की जाती है तो 5 वर्ष तक कार्य करेगी। मोटे तौर पर जैसे कि राज्य में जो विधान सभा थी, प्रांतों में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया और यह कहा गया यदि ये समय से पहले भंग नहीं की जाती है तो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगी। यहाँ पर भी जो केंद्रीय विधानमंडल का निम्न सदन था यानी कि संघीय सभा, यदि संघीय सभा समय से पहले भंग नहीं की जाती है तो ये 5 वर्ष तक कार्य करेगी, यानी कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया। और अगर इससे पहले गवर्नर जनरल भंग कर देता है तो नई लोक विधान मंडल का यानी कि नई संघीय सभा का गठन किया जाएगा। विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था, जिसे सत्र शुरू होने पर 6 सप्ताह में अनुमति लेना आवश्यक था। आज भी यही व्यवस्था है। आज के परिप्रेक्ष्य में समझे कि भारत का राष्ट्रपति अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कानून जितना ही प्रभावशाली होता है और अध्यादेश की अवधि 6 महीने होती है और इस 6 महीने के दौरान यदि संसद का सत्र शुरू हो जाता है तो संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक वो प्रभावी रहता है और 6 सप्ताह के भीतर यदि संसद उसको स्वीकृति प्रदान कर देती है तो कानून बन जाता है और स्वीकृति प्रदान नहीं करती है तो 6 सप्ताह पश्चात समाप्त हो जाता है। ठीक वही बात यहाँ पर लिखी गई थी कि विधानमंडल जब सत्र में नहीं होता है तो गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का उतना ही प्रभाव होता है जितना कि कानून का होता है। और यहाँ पर संसद का सत्र अगर शुरू हो जाता है तब शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक वो प्रभावशाली रहेगा। अगर 6 सप्ताह में संसद उसको स्वीकार कर लेती है तो कानून बन जाएगा, नहीं स्वीकार करती तो समाप्त हो जाएगा। इस अधिनियम की विचित्र बात यह थी कि ऊपरी सदन का निर्वाचन सीधे मतदाताओं से होना था तथा निम्न सदन जो कि अधिक महत्वपूर्ण था उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होना था। एक विडंबना, एक विचित्र बात कि हमेशा अभी वर्तमान की बात करें कि जैसे राज्यसभा ऊपरी सदन है, इसका चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा निम्न सदन है और इसका चुनाव डायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा होता है। लेकिन 1935 के अधिनियम में इस चीज को उलट दिया गया। जो उच्च सदन होता है जो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता उसमें
सदन के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा कहने की बात कहेगी। और यहाँ निम्न सदन जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना था, यानी कि वर्तमान जो परिस्थिति है जिसमें राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, उसको इसमें उलट दिया गया था। यहाँ पर जो राज्य परिषद थी उसका चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होना था और संघीय सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना था। संघीय सभा का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होने थे, लेकिन प्रांतीय विधानसभा में महिला सदस्यों का चुनाव महिलाओं द्वारा ही किया जाना था। जैसे कि आज राज्यसभा के लिए हम प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाते हैं, कौन सी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। वो 1935 के अधिनियम में किसके लिए अपनाएगी? संघीय सभा के लिए, यानी कि निम्न सदन के लिए, जबकि होना उल्टा सही था। और दूसरी बात, जो प्रांतीय विधानमंडल था, विधानसभा, उस विधानसभा में महिला सदस्यों का चुनाव महिलाओं द्वारा ही किया जाना था इस अधिनियम के मार्फत से। गवर्नर जनरल दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता था, स्थगित कर सकता था और निम्न सदन को भंग कर सकता था। ये अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। आज भी ये अधिकार हमारे राष्ट्रपति को, उसमें राष्ट्रपति के समतुल्य गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो गवर्नर जनरल दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता था और अधिवेशन को स्थगित भी कर सकता था और निम्न सदन को भंग भी कर सकता था समय से पहले। चूंकि निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष था, तो यहाँ पर निम्न सदन को 5 वर्ष से पहले भंग करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। गवर्नर जनरल की विधेयकों पर वीटो की शक्ति जारी रही, यानी कि गवर्नर जनरल केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक पर वीटो करके उसको खारिज कर सकता था। और दूसरी बात, वीटो करने का कारण भी उसको बताना नहीं होता था। यानी कि कहने का मतलब है कि विधेयकों के संबंध में अंतिम शक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में थी, वो मनमाने रूप में उसका प्रयोग कर सकता था। धन विधेयक गवर्नर जनरल की अनुमति से ही रखे जा सकते थे और इस पर निम्न सदन की आत्यंतिक शक्ति बनी रही। यानी कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ती थी। आज भी भारत में संसद में जब भी धन विधेयक रखा जाता है, जैसे कि निम्न सदन में यानी कि लोकसभा में ही धन विधेयक रखा जाता है, तो धन विधेयक रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से 1935 के अधिनियम के माध्यम से धन विधेयक रखने की अनुमति गवर्नर जनरल से लेनी पड़ती थी और धन विधेयक हमेशा निम्न सदन यानी कि उस समय जो संघीय सभा था उसी में ही रखा जा सकता था। राज्य परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और संघीय सभा के लिए 25 वर्ष निर्धारित किए गए। 1935 के अधिनियम के द्वारा यह कहा गया कि राज्य परिषद जो सदन है उसके सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी और संघीय सभा जो निम्न सदन है उसके सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। ये 1935 के अधिनियम के माध्यम से व्यवस्था की गई। आज के वीडियो में इतना ही। इसको अपन अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। जो शेष 1935 का अधिनियम बचा है उस पर अपन बात करेंगे। यदि कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। और पुनः निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।